इसके आपके हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला फर्स्ट चैप्टर है सरस्वती सिंधु सभ्यता। काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है तो थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखें। ओके फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। सरस्वती सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम एक मिनट, ठीक है, ओके डन। ठीक है, सरस्वती सिंधु सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। कह रहा पूर्व से पश्चिम तक सरस्वती सिंधु सभ्यता का प्रसार कितने किलोमीटर है? कह रहा अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ देखें यानी ईस्ट टू वेस्ट तक देखें अगर हम, तो इसकी दूरी बताई गई है कि कितनी बताई गई है? 1600 किलोमीटर लगभग इतना माना जाता है। अगर पूछे उत्तर से दक्षिण की तरफ बताइए तो कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 1400 किलोमीटर। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या विशेषताएं देखने को मिलती थी? कह रहे क्या कौन कौन सी चीज़ें थी जो काफ़ी देखने को मिलती थी? प्रशासनिक भवन हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हुआ करते थे और अन्नागार हुआ करते थे, या अन्नागार यानी ग्रेनरी जहाँ पे अन्न को स्टोर करके रखा जाता था, सार्वजनिक भवन जहाँ पे आपसी बातचीत के लिए जो भवन हुआ करते थे, यानी उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है। सरस्वती सिंधु सभ्यता में नालों को ढकने के लिए किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता है? यानी जो नालियाँ होती थी उस टाइप में किस तरीके की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो इसका नंबर हो जाएगा आपका पक्की ईंटों का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। नगरीय सभ्यता थी तो इस वजह से वहाँ पे पक्की ईंटों का ही इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 19 सेंटीमीटर खंडित पुरुष की प्रस्तुत मूर्ति कहाँ से मिली है? कह रहा है 19 सेंटीमीटर की खंडित पुरुष की प्रस्तुत मूर्ति, कह रहा पुरुष की जो मूर्ति थी वो कहाँ से मिली है हमें? तो ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में प्राय टीले किस दिशा में बनते थे? कह रहे जो टीले होते थे नगरों में वो किस दिशा में हुआ करते थे? तो हो जाएगा पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों। सरस्वती सिंधु सभ्यता के शासन को गणतंत्रात्मक किस विद्वान ने माना है? कह रहे कि यहाँ पे जो शासन हुआ करता था वो कैसा हुआ करता था? गणतंत्रात्मक। किस विद्वान ने माना है ऐसा? तो ये है हंटर महोदय। ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के साधारण निवासी किस क्षेत्र में रहते थे? यानी जो लोग हुआ करते थे वो कौन से क्षेत्र में रहते थे? तो इसने बोला है कौन से? आवासीय क्षेत्रों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग समान समय बिताने के लिए क्या कार्य करते हैं? यानी लोग अपना टाइम पास करने के लिए या समय बिताने के लिए लोग क्या करते थे? किस तरीके से शतरंज का खेल खेलते थे या फिर नृत्य करते थे, शिकार करते थे? तो उपरोक्त सभी आएगा। ये सब काम वो किया करते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता में कृषि के अत्यधिक विकास के क्या कारण थे? कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई थी वो किस वजह से हुई थी? इसका मेन रीज़न बताना है। तो फसल बोने की विधि थी, या फिर हम बोल सकते हैं कृषि के उपकरण अच्छे थे, या सिंचाई व्यवस्था थी। तो इस उपरोक्त सभी, क्योंकि हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है कृषि के विकास के लिए। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग व्यवसाय के लिए किस मार्ग का प्रयोग करते थे? यानी व्यवसाय करते थे, यानी एक जगह से सामान दूसरी जगह जब बेचने जाते थे कौन से रास्ते होके जाते थे वो? तो स्थल मार्ग और केवल समुद्र मार्ग, तो दोनों ही आ जाएगा कि स्थल मार्ग का भी इस्तेमाल कर देते हो और साथ में समुद्री मार्ग का भी। कह रहा खाना पकाने व पीसने के लिए के प्रमाण किस वस्तुओं से मिले हैं? कह रहा है खाना पकाने और पीसने के प्रमाण बोला है, तो हमें कहाँ से मिलेंगे ये प्रमाण? ऑप्शन नंबर ए और बी, चूल्हे और सिलबट्टे दोनों से। पीसने का काम सिलबट्टे से होता है। ठीक है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? कह रहे सरस्वती इसमें बताया पूजा किसकी करते थे? तो पूजा किसकी करते थे? पशुओं की, शिवलिंग की, वृक्षों की। तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है। सभी की पूजा करते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि जुते हुए जो खेत थे वो कहाँ से मिले हमें? इसके मतलब इसके साक्ष्य का मतलब है कि हमें कहाँ से इसके बारे में नॉलेज मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। व्यापार व यातायात के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? कह रहा है कि सामान जब एक जगह से दूसरी जगह जाता था या लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था? तो इसमें आ जाएगा उस टाइम पे क्या हुआ करता था? बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था। ठीक है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख उद्योग बताना है कि वो कौन सा काम करते थे? उद्योग, तो उद्योग हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है ईंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, उत्कीर्ण शिल्प उद्योग। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किस शक्ति की पूजना करते थे? यानी शक्ति पूछा गया कि कौन सी शक्ति थी, तो उसके बारे में बताना है। तो कौन सी थी? मातृशक्ति हुआ करती थी। ठीक है। सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्योष्टि संस्कार की 3 विधियाँ। कह रहा है कि
जब अंतिम संस्कार हुआ करता था तो उसकी 3 विधियां बताई गई हैं, पूर्ण समाधिकरण, दाह संस्कार, आंशिक समाधिकरण, और कौन सा हुआ करता था इनमें से। तो इसमें बता रखा है उपयुक्त सभी, हर तरीके का मतलब सभी तरीके की समाधि वगैरह और दाह संस्कार वगैरह हुआ करते थे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग शवों के पैर किस दिशा में रखते थे, यानी शव को जब दफनाया जाता था तो उनके पैर कौन सी दिशा में हुआ करते थे, तो ये थे दक्षिण दिशा में रखा जाता था उनके पैरों को। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के पतन के क्या कारण थे, यानी जो नगर जो डिस्ट्रॉय हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी जब डिस्ट्रॉय हुई, तो उसके मेन कारण क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो मेन कारण के बारे में बात करते हैं। प्रशासनिक शिथिलता, जलवायु परिवर्तन हुआ, या फिर बाढ़, महामारी, या फिर विदेशी व्यापार में गतिरोध। तो उपयुक्त सभी आएगा इसमें। ठीक है, मेनली हम ये मानते हैं कि बाढ़ और महामारी की वजह से जो है सभ्यता खत्म हुई थी। ठीक है, सरस्वती सिंधु सभ्यता में फैली महामारी की जानकारी हेतु कितने मानव कंकालों का अध्ययन किया गया है। कह रहे एक बीमारी फैली थी सरस्वती सिंधु सभ्यता में, तो वहाँ से कितने मानव कंकाल मिले हैं हमें, एनसीईआरटी में बता रखा है। तो ये कितने मानव कंकाल मिले हैं, 42 मानव कंकाल। तो ये थे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब बात कर लेते कुछ अति लघुत्मक प्रश्न है जो कि आपके 2 मार्क्स वाले, एक बार इनको देख लेना है वीडियो को रोक के। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर की बात कर लेते हैं, प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। मिस्री सभ्यता का विकास, कह रहा है कि इसमें से मिस्री सभ्यता का विकास कब हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, 7000 वर्ष पूर्व। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, नील नदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील नदी का वरदान हम किसे कहेंगे, मिस्र को। मिस्र के राजा या शासक को क्या कहा जाता था, मिस्र के राजा या शासक को क्या बोला जाता था, फराओ। मिस्र में पिरामिडों को बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, यानी जो पिरामिड बनाए गए हैं मिस्र के, इस तरीके के जो पिरामिड बनाए गए हैं ट्रायंगल शेप में, वो किसने बनाए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इम्होटेप को। ठीक है, प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका बना है, यानी जो मिस्र है उसमें सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है, सबसे बड़ा पिरामिड की बात करी गई है तो कौन सा है, गीज़ा का पिरामिड। ठीक है, मिस्र के शासक किस देवता को अपना इष्ट देवता मानते थे, यानी जो मिस्र के देवता थे, मिस्र के शासक थे, वो किस देवता को अपना इष्ट देवता मानते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्य देवता को। ठीक है, सामंतवादी युग में कितने राजवंशों ने शासन किया, यानी सामंतवाद जब हुआ करते थे तो उसमें कितने राजवंशों को शामिल किया गया था, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5 राजवंश हुआ करते थे। ठीक है, प्राचीन मिस्र की लिपि, यानी जो उस टाइम पे जो लैंग्वेज यूज़ होती थी या लिपि यूज़ होती थी वो कौन सी हुआ करती थी लिखने के लिए, तो चित्र लिपि का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, मिस्र के लोग किन पशुओं को पालते थे, यानी मिस्र के जो लोग थे वो कौन से पशु पालते थे, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, गधे भी, बंदर भी, गाय, भेड़ और ये मुर्गी सब। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। मिस्र में रे और रा और हॉरस एवं एमन किस देवता के नाम है, यानी इन जो वर्ड बताए गए हैं इनमें से किस देवता का उल्लेख करा जाता है, तो ये सूर्य देवता के लिए ये वर्ड्स जो इस्तेमाल किए गए हैं, रे, रा, हॉरस एंड एमन। मेसोपोटामिया में किन सभ्यताओं का विकास हुआ है, यानी जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसमें किन सभ्यताओं का विकास हुआ है। ठीक है, तो उसमें बता रखा है कौन सा, उपयुक्त सभी, यानी ये सब चीज़ें वहाँ पे सुमेरिया की सभ्यता भी थी, असीरिया भी था और बेबीलोनिया की सभ्यता भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, कह रहा मेसोपोटामिया, ये मेसोपोटामिया है जो वर्ड है, इसकी अगर मीनिंग हम पता करें तो क्या मीनिंग आता है इसका, नदियों के बीच का क्षेत्र। मतलब क्या है कि एक नदी इधर से और ये नदी, तो ये जो बीच का पार्ट हो गया ये वाला, तो ये से हम मेसोपोटामिया वर्ड बोलते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के बीच में विकसित है, अब भाई 2 नदियाँ हैं तो उन 2 नदियों के नाम भी बताने हैं, तो नाम कौन सा है, दजला और फरात। ठीक है, नाम ध्यान रखने आपने, दजला और फरात नाम है जो जिन 2 नदियों के बीच में था। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है, यानी आज की डेट में अगर हम बात करें इसकी, तो कौन सा वाला पार्ट है, वो इराक है, इराक। ठीक है, मिस्र की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है, कह रहे मिस्र की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, मेसोपोटामिया, जिसको हम सुमेरिया सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, सिकंदर ने अपने पिता फिलिप का वध कब किया था, कह रहे सिकंदर ने अपने पिता को का वध कर दिया था, यानी उन्हें मार दिया था, तो उसकी डेट पूछी है हमसे, तो ये डेट जो हो जाएगी हमारी फर्स्ट हो जाएगी 336 ईस्वी पूर्व। मेसोपोटामिया की लिपि के बारे में बात करा है कि कौन सी लिपि थी, यानी लैंग्वेज, यानी जो हमारी देवनागरी लिपि है जिस तरीके से, तो उनकी लिपि कौन सी थी, कीलाक्षर लिपि। ठीक है, ध्यान रखना है। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, यानी मेसोपोटामिया में जो आरंभिक सभ्यता हुआ करती थी हमारी, तो यहाँ बोल सकते हैं हम, ये बोला है इसने कि
मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता। ठीक है। यूनानी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत फ्रीमेन और परावसी किस वर्ग को कहा जाता है? यानी ये जो वर्ड बताया गया है फ्रीमेन और परावसी किस वर्ग के लोगों को कहा जाता था? तो आ जाएगा कौन से लोग हुआ करते थे? फ्रीमैन। फ्रीमैन बोलते हैं मध्यम वर्ग के लोग। यूनानी सभ्यता में तीसरा वर्ग स्वतंत्र श्रमिकों का था। यानी तीसरा जो वर्ग हुआ करता था वो कौन से? उसमें श्रमिक हुआ करते थे, यानी मजदूर हुआ करते थे। तो जिन्हें क्या बोलते थे? श्रमिकों को क्या बोला जाता था? थीट्स। थीट्स के नाम से जाना जाता था उन्हें। रोमन सभ्यता के राजनीतिक इतिहास को किन भागों में विभाजित किया है? यानी रोमन की जो सभ्यता थी उनमें कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है? तो कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। रोमन प्रशासनिक व्यवस्था में कौंसिल का कार्यकाल कौन सा था? यानी रोमन प्रशासनिक व्यवस्था में कौंसिल का कार्यकाल पूछा है, कितने साल का हुआ करता था कार्यकाल, यानी टाइम पीरियड क्या हुआ करता था? तो हो जाएगा 1 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिस्र के ज्ञान को दुनिया तक ले जाने में फ्रांस ने किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका ली? यानी जो मिस्र का जितनी भी नॉलेज थी उसको फ्रांस तक पहुंचाने में किसने सहायता की थी? फ्रांस तक पहुंचाने में कौन था? नेपोलियन लेके गया था उसको। क्रीट की सभ्यता किस सभ्यता की जननी कहा जाता है? यानी क्रीट की सभ्यता जो मेन मदर जहाँ से इसकी ऑरिजिनेट हुआ है वो वर्ड बताना है। कहाँ से? यूनानी सभ्यता। यूनानी सभ्यता के राजनीतिक इतिहास को कितने भागों में विभक्त किया गया है? यानी यूनानी की जो सभ्यता थी उसको कितने भाग, उनको पार्ट्स बताने हैं, उनके कितने हो जाएंगे? आपके 3 पार्ट्स हो जाएंगे। रोम का प्रथम सम्राट पूछा है कि रोम का प्रथम सम्राट के नाम बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? रोमुलस। ठीक है। चीनी इतिहासकारों के अनुसार फूसी चीन का कौन सा सम्राट था? यानी फूसी चीन कौन सा सम्राट था? ठीक है, मतलब उसकी नंबरिंग बतानी है, पहला था, दूसरा था, तीसरा था, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला था वो। ठीक है। चीन की सभ्यता को जानने के साधन क्या क्या थे? ये मतलब इनने किन चीज़ों से इनको जाना है? पौराणिक कथाएं, अस्थि अभिलेख है, पुराण पाषाणकालीन अवशेष है, तो ये हो जाएगा हमारा सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है। सूर्य घड़ी या जल घड़ी का आविष्कार किस सभ्यता से हुआ है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य घड़ी और जल घड़ी का आविष्कार पूछा है इसने। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? मिस्र की सभ्यता में। ठीक है, यानी जो सन डायल है और वाटर डायल है, ये इसका जो डिस्कवरी हुई है, इन्वेंट हुआ है, तो मिस्र की सभ्यता में। उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप दक्षिण में 500 ईस्वी पूर्व और 1000 ईस्वी पूर्व के बीच फली फूली थी। कह रहे उत्तरी अमेरिका में एक सभ्यता थी जिसकी डेवलपमेंट हुई है 500 से 1000 के बीच में, तो वो सभ्यता का नाम बताना है। तो कौन सी है? माया सभ्यता। यानी माया सभ्यता जो है वो कहाँ की है? अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने देख लेना है एक बार इनको। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 3, विश्व के प्रमुख दर्शन। ठीक है, विश्व के प्रमुख दर्शन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं हम। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 पुरुषार्थों में मुख्य पुरुषार्थ कौन सा है? यानी अगर 4 पुरुषार्थ का मतलब है कि जो मुख्य किसको माना जाता है? धर्म। अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, तो उन सब में से जो मेन माना जाता है वो किसको माना जाता है? धर्म को। शास्त्रों में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? यानी कह रहा है लक्षण कितने हैं, तो लक्षण कितने हैं हमारे? 10 लक्षण हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें वैसे भी जनरली पता होना चाहिए। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। ठीक है, जो कि हमारा सबसे पुराना वेद है। ठीक है, पूछा जा सकता है सबसे पुराना वेद। गणित, विज्ञान, आयुर्वेद और कृषि विज्ञान व रोगों के संबंधित वेद बताने हैं। कह रहा है उस वेद का नाम बताइए जिसमें गणित के बारे में, विज्ञान के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, कृषि विज्ञान के बारे में बताया गया है। ठीक है, और रोगों से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा हमारा? अर्धवेद। अर्धवेद के अंदर आती हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? देखो, अब इसका मीनिंग दे रखा है और आपने पूछा है कि इसका मतलब पूछा गया है कि इसका, तो उपनिषद को हम बोलते हैं गुरु के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, उप का मतलब। ठीक है, महावीर स्वामी किस दर्शन से संबंधित है? महावीर स्वामी के बारे में बता रखा है कि महावीर स्वामी कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। महावीर स्वामी को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान पूछा है कि कौन सा वृक्ष था? वो साल का वृक्ष हुआ करता था। ठीक है, महात्मा बुद्ध किस दर्शन के संस्थापक हैं? महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है, तो बुद्ध जी हैं बौद्ध के। ठीक है, बी से बुद्ध और बी से बौद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम पूछा है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम बताना है, तो क्या हो जाएगा? शुद्धोधन हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने किस नदी के तट पर कठोर तप किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी का नाम बताना है, तो नदी का नाम हो जाएगा हमारा निरंजना नदी। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? ये भी हमें ध्यान रखना है, कितने वर्ष की आयु में हुई है? 80 वर्ष की आयु में।
नेक्स्ट की बात करते हैं महात्मा बुद्ध को आत्मबोध यानी जो आत्मा का जो ज्ञान होता है वो कहाँ किस महीने की पूर्णिमा को हुआ था, कह रहा है कौन सी महीने की पूर्णिमा थी, वैशाख महीना था वो, ठीक है। पारसी दर्शन का जन्म कहाँ होता है, पारसी दर्शन का जन्म कहाँ पे हुआ था, पारसी धर्म का जन्म है फारस, ओके फारस में ही हुआ था, ठीक है। पारसी दर्शन के संस्थापक का नाम बताना है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन से, जरथुस्त्र के नाम से, ठीक है। भारत की राजनीतिक व व्यवसाय में किन का योगदान है और जो पारसी से संबंधित है, कह रहे भारत की राजनीति और व्यवसाय में किसका योगदान रखा गया था, जो कि कौन से धर्म से थे, पारसी धर्म, यानी इनमें से कौन से थे जो कि पारसी धर्म को मानते थे या पारसी धर्म से रिलेटेड थे। दादा भाई नौरोजी हैं, जमशेदजी टाटा हैं, फिरोज शाह मेहता हैं या फिर सभी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सभी, ठीक है। यहूदी दर्शन का आरंभ किससे माना जाता है, यानी यहूदी दर्शन का जो आरंभ था, जो उनकी स्टार्टिंग हुई थी, वो कौन से किससे माना जाता है, तो हमारा हो जाएगा पैगंबर हजरत इब्राहिम। यहूदियों के पुरोहितों को क्या कहते हैं, यानी यहूदियों में जैसे हमारे नॉर्मल पुरोहित का मतलब होता है जो गुरु होता है, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको बोला जाता है रबी, ठीक है, रबी हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ओके। तो यहूदी ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, यानी यहूदी के जो ग्रंथ थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो हमारा हो जाएगा तनक इब्रानी, हिब्रू, ठीक है। यहूदी अपने ईश्वर को क्या कहते थे, यानी यहूदी जो थे अपने ईश्वर को क्या बोलते थे, यहोवा। चीन में किस राजवंश की शक्ति कम हो रही थी, यानी चीन में कौन सा राजवंश था जिसकी शक्ति हमेशा कम हो रही थी, उसमें जोहू राजवंश। कन्फ्यूशियस ने चीन वासियों को किसका पाठ पढ़ाया था, कन्फ्यूशियस, ठीक है, तो कौन से पाठ को पढ़ाया था, नैतिकता का पाठ। कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ पे हुआ था, कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था चीन में, और ये एक तरीके से इनके गुरु हैं, ठीक है, चीन में जो मेन माने जाते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने एक बार रीड आउट कर लेने हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे चैप्टर 4 मध्यकालीन समाज यूरोप एवं भारत के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मध्यकालीन यूरोप समाज मुख्य रूप से किस वर्गों में बटा हुआ था, यानी जो यूरोप का समाज था वो कितने वर्गों में बटा हुआ था, तो हमारे कितने वर्ग हैं, ये 3 वर्ग हैं इसमें आंसर। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में कौन सा वर्ग सर्वोच्च था, यानी कौन सा वर्ग सबसे ऊपर रखा गया था, तो ये वर्ग था हमारा पादरी वर्ग, यानी जो जीसस वगैरह मतलब चर्च वगैरह में जो रहते थे, ठीक है। गिरजाघर की घंटी किसके लिए लोगों का आह्वान करती थी, कह रहा है गिरजाघर की जो घंटी बजती थी वो क्या करती थी, प्रार्थना के लिए मतलब पुकार हुआ करती थी या आह्वान करती थी। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में दूसरा वर्ग क्या कहलाता है, यानी मध्यकालीन जो समाज था वो दूसरा वर्ग क्या कहलाता था, दूसरा वर्ग की बात कर रहे हैं, तो दूसरा वर्ग हो जाएगा हमारा सामंत का, यानी पहले पादरी हुआ करते थे, फिर दूसरे कौन से होते थे, सामंत। सामंत कहाँ बैठकर न्याय करते थे, यानी जो सामंत थे वो कहाँ बैठते थे, न्याय के लिए न्यायालय में, ठीक है। एक किला व सैकड़ों एकड़ भूमि किस में होती थी, यानी एक किला या सैकड़ों एकड़ भूमि किसके पास होती थी या किस में होती थी, तो ये आ जाएगा हमारा मैनर में, ठीक है। किसान किसका जल फसलों पर छिड़कते थे, यानी किसका जल छिड़कते थे, बपतिस्मा का, ठीक है। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में जिन किसानों की अपनी ज़मीन होती थी उन्हें क्या कहलाते हैं, यानी जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन होती थी वो क्या कहलाते थे, स्वतंत्र किसान बोलते थे उनको। बुद्धिमान पादरी किसके विरोधी हुआ करते थे, बुद्धिमान पादरी के बारे में बात कर रहा है, किसके विरोधी थे ये, अंधविश्वास के, ठीक है। मठ का संचालन कौन करता था, मठ का संचालन करने के लिए कौन होते थे, मठाधीश हुआ करते थे। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में उच्च वर्ग की स्त्रियां किस में दक्ष होती थी, यानी जो स्त्रियां होती थी मध्यकालीन समाज में हाई क्लास लेवल की, तो वो क्या काम जानती थी, घुड़सवारी भी जानती थी, शस्त्र संचालन भी करना भी जानती थी, आखेट का मतलब होता है शिकार करना भी जानती थी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्यकालीन यूरोप में योद्धा वर्ग के लोग क्या कहलाते थे, यानी योद्धा वर्ग जो युद्ध किया करते थे उन्हें क्या बोलते थे, नाइट, ठीक है। विटनबर्ग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो विटनबर्ग विश्वविद्यालय जो है हमारा कहाँ पर है, जर्मनी में। मध्यकालीन समाज में अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, यानी जो मध्यकालीन समाज था वहाँ उसमें पैसे कमाने का क्या सिस्टम था, या फाइनेंस व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेनली किस पर डिपेंड थी, कृषि पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3री से 6ठी शताब्दी के बीच यूरोप में मठों में कौन रहते थे, कह रहा मठों में कौन रहते थे, एकांतवासी लोग। मैनर या जागीर में स्त्रियों को पति की अनुपस्थिति में किस प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती थी, कह रहे मठों मैनर या जागीर में स्त्रियों के पति की अनुपस्थिति में कौन भूमिका निभाता था, तो कौन था वो भाई, स्वामी, ठीक है। मध्यकालीन यूरोप में किस अवसर पर विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, यानी कौन सा ऐसा अवसर आता था जब अलग अलग टाइप के व्यंजन बनाए जाते थे, कौन सा था, ईस्टर त्यौहार था,
आलिम शब्द मूल रूप से इल्म से बना है, जिसका अर्थ है इल्म। इल्म का मतलब पूछा है इन्होंने, इल्म का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। मध्यकालीन यूरोपीय समाज पर किस धर्म का अत्यधिक प्रभाव हुआ है, यानी मध्यकालीन समाज में जो सबसे बड़ा धर्म था या जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है वो कौन है, ईसाई धर्म। यूरोप में किसान के मस्तिष्क के बारे में कौन सी कहावत प्रचलित थी, यानी किसान के जो मस्तिष्क का वो किस तरीके से उसको सोचता था, तो उसका मस्तिष्क किसका बना होता था, वज्र का। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपने देख लेने हैं। एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ मैं इनको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 5। कह रहे ईसाइयत एवं इस्लाम और उदय व टकराव। कह रहे ईसाई धर्म और इस मुस्लिम धर्म में क्या टकराव हुए थे वो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो ईसाई धर्म की स्थापना के बारे में बात करी गई है कि ईसाई धर्म की जो स्थापना थी वो कौन सी ईस्वी में हुई है, तो ये है हमारा प्रथम शताब्दी में। ठीक है। ईसाई मत का प्रमुख कौन कहलाता है, ईसाई जो धर्म होता है उसका प्रमुख जो होता है पॉप बोलते हैं उसको। ठीक है। सम्राट कॉन्स्टाइन रोम का सम्राट कब बना, कह रहे हैं कि ये सम्राट जो था वो कब बना था, 306 ईस्वी में। रोमन साम्राज्य का पतन के बारे में पूछा है कि रोमन साम्राज्य का जो पतन था वो कब हुआ था, 5वीं शताब्दी में। ठीक है। मार्टिन लूथर के अनुयायी क्या कहलाए, कह रहे जो मार्टिन लूथर था वो उसको कौन बोलते थे, उसके अनुयायी प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। हजरत मोहम्मद के पिता की मृत्यु के बाद उनका लालन पोषण किसने किया, यानी हजरत मोहम्मद जो है मुस्लिम के गुरु माने जाते हैं, गुरु बोल सकते हैं या उनके पीर बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, चाचा ने उनके। ठीक है। चाचा ने उनकी जो है लालन पालन किया। हजरत मोहम्मद की पत्नी खदीजा ने कितने वर्ष बड़ी थी, यानी हजरत मोहम्मद की जो पत्नी थी वो कितने वर्ष बड़ी थी, तो कितना हो जाएगा, 15 वर्ष बड़ी थी उनसे। अल्लाह का पैगंबर किसे कहा जाता है, अल्लाह का पैगंबर माना जाता है हजरत मोहम्मद साहब को। ठीक है। जिब्राइल नामक देवता के माध्यम से ईश्वर का आदेश किस गुफा में प्राप्त हुआ था, यानी जिब्राइल नामक देवता थे जिन्होंने हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान दिया था, तो वो कौन सी गुफा थी, वो गुफा थी हमारी हीरा नामक गुफा। ठीक है। हिजरत घटना से किस संवत का आरंभ हुआ है, कह रहा है जो हिजरत घटना है वो कौन सा है, हिजरी संवत। नाम से ही पता लग रहा है हिजरी, और ये वर्ड भी इधर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, हजरत मोहम्मद का जन्म स्थान बताना है, तो हजरत मोहम्मद का जन्म स्थान कौन सा है, मक्का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अलब्रुक कौन थे, अलब्रुक के बारे में बता रखा है, प्रथम खलीफा थे ये। ठीक है। प्रथम खलीफा का नाम है। मैंजीकर्ट की लड़ाई कब हुई, मैंजीकर्ट की लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो कब हुई थी, 1071 में। रोम में धर्मसभा कब बुलाई गई, कह रहा है रोम में धर्मसभा कब बुलाई गई थी, 27 नवंबर 1095 को। पवित्र भूमि को मुस्लिम से छुड़ाने या सुरक्षित रखवाने हेतु लोगों को संगठित कौन कर रहा था, कह रहा पवित्र मुस्लिमों से छुड़ाने की बात करी गई है, तो कौन इकट्ठा कर रहा था इनको, तो पीटर द हर्मिट। ठीक है। कितने दिन के घेराव के बाद तुर्क सुल्तान महमूद ने कस्तूनिया पर कब्जा किया, कह रहे कितने दिन लग गए उसको कब्जा करने में, तो ये हो जाएगा हमारा 53 दिन। ठीक है। हजरत मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था, हजरत मोहम्मद की पत्नी जी का नाम पूछा है, तो क्या नाम हो जाएगा, खदीजा। ठीक है। जो कि उनसे 15 साल बड़ी थी। रमज़ान के महीने में रखने वाला व्रत क्या कहलाता है, ठीक है। रमज़ान के महीने में जो व्रत होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रोज़ा बोलते हैं। ठीक है। क्रूसेड में कितने अभियानों का समूह है, कह रहे क्रूसेड जो था जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धर्मयुद्ध। ठीक है। धर्मयुद्ध की बात करते हैं, तो इसमें कितने अभियान चालू हुए थे, तो कितने अभियान थे, 8 अभियान थे। कोलंबस ने अब अमेरिकी महाद्वीप की खोज की है, कह रहा कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज कब की है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1492 में, 1492। ठीक है। एशिया एवं अरब संपर्क के यूरोप के लोगों में क्या परिवर्तन आया, ठीक है। तो क्या परिवर्तन आया था, तो ये हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, खान पान सज्जा, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपने देख लेने हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण चैप्टर का नाम है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। विदेशी आक्रमणकारी कौन थे, कह रहा है विदेशी आक्रमणकारी कौन थे, यूनान वालों ने भी हम आक्रमण किया था, कुषाण भी है, शक भी है, और तो आ जाएगा उपयुक्त सभी। विदेशी आक्रमण का उद्देश्य क्या था, यानी वो किस वजह से हम पे बार बार जो है आक्रमण कर रहे थे, तो कौन सा हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है। धन संपदा, सामाजिक विस्तार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, तो भारत को सोने की चिड़िया इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सोने की प्रचुरता काफ़ी ज़्यादा थी, समृद्धि के कारण और सबसे अमीर व संपन्न होने के कारण, कह रहे, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। कह रहे गुप्त वंश का पतन किस शताब्दी में हुआ है, यानी गुप्त वंश का जो पतन था वो कौन सी शताब्दी में होता है, 7वीं शताब्दी में। ठीक है। इनके जो स्थापना वाले किसने स्थापना करी है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने करी है। ठीक है। भारत का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, भारत का प्रवेश द्वार जो है उत्तर पश्चिमी भाग को बोला जाता है, क्योंकि भारत में जो मोस्टली एंट्री हुई थी वो इसी रास्तों से हुई थी। पहाड़ों व पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को क्या कहा जाता है, ठीक है।
पहाड़ों से अगर कोई आता है तो उसे क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं, यानी दो पहाड़ों के जो बीच का एरिया होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अरब साम्राज्य की स्थापना किसने करी है? अरब साम्राज्य की स्थापना ये करी है हजरत मोहम्मद ने, ठीक है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बारे में बता रखा है कि उनकी मृत्यु जब कब हुई थी, तो हजरत मोहम्मद की मृत्यु थी वो कब हुई थी? 632 में। अरब साम्राज्य ने किस महान शासक साम्राज्य पर अधिकार किया था? ठीक है, तो कौन सा महान शासक था वो? रोमन साम्राज्य था, फारस था। तो ए और बी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे हमारे दोनों। मोहम्मद बिन कासिम रिश्ते में हज्जाज क्या लगता था? कह रहा मोहम्मद बिन कासिम जो रिश्ते में था, हज्जाज क्या लगता था उनका? तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामाद और भतीजा। सिंध के राजा दाहिर की पत्नी ने किले के भीतर से कितने हजार सैनिकों के साथ अरबों पर हमला बोला था? यानी दाहिर की जो पत्नी थी, कितने हजार सैनिक थे? 15,000 सैनिक हुआ करते थे। राजा दाहिर की पुत्रियों के नाम बताने हैं। राजा दाहिर की पुत्रियां कौन कौन सी थी? तो सूर्या देवी थी और परमल देवी, तो दोनों नाम आ जाएंगे, ठीक है। सुब्तगीन की मृत्यु के बाद 997 में गजनी का शासक कौन बना था? तो गजनी का शासक कौन बना था उस टाइम पे? महमूद गजनवी, ठीक है। 1000 से 1027 तक महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया भाई? 17 बार आक्रमण किया था इसने, ठीक है। डेट भी पूछ सकता है आपसे, कौन सी डेट है? 1000 से लेके 1027 पर। महमूद गजनवी की मृत्यु के बारे में बात करिए कि मृत्यु कब हुई थी उसकी, तो कब हुई थी? 1030 में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। तराइन की पहली लड़ाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1617 और तराइन की प्रथम लड़ाई पूछी गई है। तराइन की प्रथम लड़ाई कब हो जाएगी हमारी? 1191 में, ठीक है। तराइन की दूसरी लड़ाई के बारे में बात करें तो कब हो जाएगी? 1192 ईस्वी। पृथ्वीराज तृतीय किस वंश से संबंधित रखता था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से वंश से संबंध रखता था? चौहान वंश से, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस किया? कह रहा है नालंदा जो विश्वविद्यालय हुआ करता था, सबसे पुराना विश्वविद्यालय, कह रहा है किसने इसको तहस नहस किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध करने वाले ने किस किस जाति के सुल्तान शामिल थे? कह रहे दिल्ली सल्तनत का जो प्रतिरोध जिन्होंने किया वो कौन कौन से सुल्तान थे? राजपूत थे, मंडार थे, मेवे थे। तो ये हो जाएंगे उपरोक्त सभी। मंगोल ने भारत पर किस शताब्दी में आक्रमण किया? यानी कौन सी शताब्दी थी जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो वो थी 13वीं और 14वीं शताब्दी। समरकंद के शासक तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो भारत पर कब आक्रमण किया है? तो ये आ जाएगा हमारा 1398 में। करनाल का युद्ध कब लड़ा गया है? तो करनाल का युद्ध जो लड़ा गया था वो हमारा था 24 फरवरी 1739 को। अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए कौन सी शक्ति बनकर उभरे थे? कह रहे हैं अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए कौन शक्ति बनी? यानी अहमद शाह अब्दाली को जो रोकने में मेन हेल्प कराए उनका, तो कौन हो जाएगा? तो मराठा थे। खानवा का युद्ध के बारे में बात करी गई है, तो कौन सा? 1527 में। विदेशी आक्रमण के परिणाम किस रूप में सामने आए थे? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। सामंती प्रथा का अंत हुआ, इस्लाम का प्रसार हुआ। तो और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप जो है देख लें एक बार इनको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 7 उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, क्या है ना, चैप्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। साम्राज्यवादी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये पूछा हमसे, साम्राज्यवादी का प्रमुख उद्देश्य है, तो हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन देखने के बाद देखते हैं। कानून का राज्य है, धर्म का प्रचार है, समाज सुधार है, आर्थिक शोषण है। तो साम्राज्यवादी का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक शोषण करना, ठीक है। साम्राज्यवाद का विकास कब हुआ है? तो विकास कब हुआ है? उपयुक्त सभी आएगा। इंग्लैंड में, फ्रांस के उपनिवेश, एशिया में, अफ्रीका में। साम्राज्यवाद के उदय के कारण क्या थे? कारण पूछे इन्होंने, क्या कारण थे? निर्मित माल को मंडियों तक की आवश्यकता, भौगोलिक खोजें और कच्चे माल की आवश्यकता। तो आएगा उपयुक्त सभी। खुले द्वार की नीति आरंभ करने वाला देश, इंपॉर्टेंट है। खुले द्वार की नीति किसने आरंभ करी थी? तो ये था अमेरिका। 1498 में भारत पहुंचा था, आप देखो ये पूछा जा सकता है कि 1498 में भारत कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साम्राज्यवाद के उत्थान में प्रमुख भूमिका निभाने वाला शासक लियोपोल्ड द्वितीय किस देश से था? यानी इसका पूछा है कि किस देश से इसकी भूमिका निभाता है या कौन से देश का था? तो ये हो जाएगा हमारा बेल्जियम का। 19वीं शताब्दी से पूर्व अफ्रीका महाद्वीप किस नाम से प्रसिद्ध था? अफ्रीका महाद्वीप से पूछा है कि कौन से था? तो अंडमान द्वीप से। कांगो संघ की स्थापना पूछी गई है। कांगो संघ की स्थापना 1878 में आ जाएगी। साम्राज्यवाद के प्रचार में सहायक परिस्थितियाँ थी। सहायक परिस्थितियाँ कौन सी हैं? सभी। एशिया में कौन सा देश विश्व शक्ति से उभरा था? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? जापान। अफ्रीका संघ की बात कर रहा है तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो जाएगा हमारा ब्रसेल्स सम्मेलन 1876 में। ट्रांसवाल पर किसने अधिकार किया है? तो ट्रांसवाल पर किसने अधिकार किया है? ये हो जाएगा हमारा इंग्लैंड ने। किस साम्राज्यवादी शक्ति ने पांडिचेरी को अपनी भारतीय बस्तियों की राजधानी बनाया? पांडिचेरी ने अपनी भारतीय बस्तियों की राजधानी, यानी पांडिचेरी पे किसका अधिकार था कहने का मतलब?
ठीक है। तो ये कौन था पांडिचेरी पे, कौन ये थे हमारे फ्रांस की बस्तियाँ थी वहाँ पर। साम्राज्यवाद का भारत पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, साम्राज्यवाद का विनाशकारी प्रभाव पड़ा था उद्योगों पर, ईसाई धर्म का प्रचार और अशिल्पा, तो ये आ जाएगा उपरोक्त सभी। उपनिवेशवाद में विश्वास के मुख्य कारण थे, उपनिवेशवाद में विश्वास के मुख्य कारण क्या थे, तो लाभ कमाने की लालसा थी, मातृ देश में सजा, ओके, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। इंग्लैंड के उपनिवेश थे, इंग्लैंड के उपनिवेश कौन थे, इंग्लैंड के उपनिवेश हो जाएगा श्रीलंका, यानी उपरोक्त सभी, यानी इंग्लैंड ने इन भारत में, बर्मा में और श्रीलंका सभी देशों पे कंट्रोल किया हुआ था। फ्रांस के उपनिवेश कौन से थे, फ्रांस के उपनिवेशों की बात करें तो ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, उपयुक्त सभी। कुछ समय पर बेल्जियम के सम्राट लियोपोल्ड्स द्वितीय की निजी संपत्ति रही है, कह रहे कुछ समय के लिए, तो कौन सी संपत्ति रही है, कांगो। इंग्लैंड का बर्मा पर अधिकार कब हुआ है, यानी इंग्लैंड ने बर्मा पर अधिकार कब किया, 1885 में। इसी टाइम पे हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, ठीक है। कांगो क्षेत्र बेल्जियम का उपनिवेश था, कांगो क्षेत्र बेल्जियम का उपनिवेश पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 1908 में। एशिया का कौन सा देश यूरोपीय देशों के साम्राज्यवाद का शिकार नहीं हुआ, यानी कौन सा देश है एशिया का जिसमें किसी भी यूरोप देश ने कंट्रोल नहीं रखा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जापान। उपनिवेशों की स्थापना के कारण कारण थे, उपनिवेशों की स्थापना के मेन कारण बताने हैं यहाँ पे, निर्मित माल की खपत, कच्चे माल की प्राप्ति, जनसंख्या, हो जाएगा उपरोक्त सभी। थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट का रचयिता, बुक का नाम है, और ये कॉन्टिनेंट, ये बुक जो है किसने लिखी है उसके बारे में पूछा गया है, तो ये बुक जो लिखी है हेनरी स्टॉनले ने, ठीक है। साम्राज्यवाद का प्रमुख परिणाम क्या है निकला, तो इसके बारे में बात करेंगे, ये हो जाएगा हमारा प्रथम विश्व युद्ध। एशिया में उपनिवेश स्थापित करने वाले प्रमुख यूरोपीय देशों के नाम बताने हैं, उन यूरोपीय देशों में कौन थे, इंग्लैंड था, पुर्तगाल था, फ्रांस था, तो ये आ जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपने पढ़ने हैं, छोटे छोटे हैं, 1-1, 2-2 मार्क्स वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। भील आंदोलन के नेता का नाम पूछा है, भील आंदोलन के नेता का नाम था दशरथ। पागलपंथी आंदोलन किस देश क्षेत्र में हुआ है, पागलपंथी आंदोलन था जो तमिलनाडु में हुआ था। स्वतंत्रता के लिए भारत में पहला विद्रोह कब हुआ, पहला विद्रोह की बात करिए स्वतंत्र संग्राम के लिए, तो हमारा ये आ जाएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी। नील का विद्रोह कब हुआ है, नील विद्रोह की बात करें तो नील विद्रोह हुआ है हमारा 1859 to 1861। कूको का पहला संघर्ष अंग्रेजों के साथ हुआ, यानी जो कूका आंदोलन था वो सबसे पहले कब हुआ था, ये हो जाएगा हमारा फिरोजपुर। बाबर राम सिंह की मृत्यु पूछी गई है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1885। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है रांची में। बिरसा मुंडा के बारे में सत्य बताना है, बिरसा मुंडा के बारे में सत्य है, उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ थी, ऐसा लोग मानते थे कि वो चमत्कारी शक्तियाँ हैं उसके पास, वह स्वयं को ईश्वर का अवतार भी समझता था, वह गुप्त रूप से तीर धनुष का अभ्यास भी करता था, तो ये हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी, तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी, हैजा। क्रांतिकारियों की गीता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है, क्रांतिकारियों की गीता किसे कहा जाता है, क्रांतिकारियों की गीता है आनंद मठ, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक अखबार था वो किस भाषा में था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसरी नामक था ये हमारा मराठी भाषा में। चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कब की थी, ये डेट पूछी गई है, तो ये हो जाएगा हमारा 27 जून 1898 में। नेक्स्ट पूछा गया है बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था, पहले तो ये पता होना चाहिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है हमसे रद्द कब किया गया था, तो 1911 में, ठीक है। भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था, भारत में होम रूल आंदोलन जो चलाया था हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का विधिवत उद्घाटन कब किया, डेट भी पूछी है, तो डेट हो जाएगी हमारी 28 अप्रैल 1916 को। कॉमनवेल तथा न्यू इंडिया नामक पत्रिका और समाचार पत्र थे, कॉमनवेल और न्यू इंडिया। ये पूछा गया कि एनी बेसेंट ने इनका शुरुआत जो है कहाँ से की थी या कब की थी, तो ये हो जाएगी 1914 में। करजन वाइली को गोली कब मारी गई, करजन वाइली इनको गोली मारी गई थी 1909 में। ये है फर्ग्यूसन ने नव स्नातक विनायक दामोदर सावंत लंदन कब पहुँचे थे, ठीक है, तो इनकी डेट बतानी है, लंदन कब गए थे, 1906 में, ठीक है। जो जापानी जहाज़ किराए पर लेकर कनाडा भेजा गया था उसका नाम बताना है, जापानी जहाज़ का नाम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जापानी जहाज़ का नाम है कामागाटा मारू, ठीक है। इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र की स्थापना करे, ये समाचार पत्र था इसकी स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना करी थी हमारी किसने, ये हो जाएगा
मैडम अंबिका जी कामा, और ये हो जाएगा श्याम कृष्ण मिशन, शायद ऑप्शन नंबर सी। ओके ठीक है। गदर पार्टी की संस्थापक सचिव कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक सचिव हैं हमारे लाला हरदयाल। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपने देखने हैं, पढ़ के जाने हैं छोटे छोटे, ठीक है। लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9, स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। इसमें पूछा गया है 15 अगस्त 1947 को भारत को किससे स्वतंत्रता मिली थी? तो किससे स्वतंत्रता मिली थी? अंग्रेजों से। भारत किन किन क्षेत्रों में मिलकर बना है, यानी भारत जो है किस किस क्षेत्रों से मिलकर बना है? तो ये आ जाएगा उत्तरम पश्चिम पाक सीमांत क्षेत्र, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल और ये उपरोक्त सभी, ठीक है। पाकिस्तान से लोग भारत किस साधन से आए थे, यानी जो पाकिस्तान से जो लोग आए थे वो किससे आए थे? सैनिक गाड़ियाँ थी, पैदल चलकर, और बैलगाड़ियाँ, तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। देसी रियायतों का गठन करने के लिए किसको माना गया है, यानी देसी रियासतें थी तो किसको गठन किया है उन्होंने? आएगा वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। इन्हीं के नाम पर यूनिटी डे मनाया जाता है, विश्व एकता दिवस, ठीक है। कौन सी रियासतें पहले भारत में शामिल हुई थी, यानी कौन सी रियासत थी जो भारत में सब शामिल नहीं होना चाह रही थी? तो वो ये हो जाएगा हमारा हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। किस धारा के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला है? तो आ जाएगा धारा 370। कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त हुआ? ये समाप्त की डेट पूछी गई है, तो ये आ जाएगा अक्टूबर 2019। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू पर आक्रमण कब किया है? तो जम्मू पर आक्रमण की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अक्टूबर 1947। विधानसभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में सदस्यों की संख्या पूछी गई है, तो 403 आ जाएगा। एक मिनट, 403 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 389। संविधान सभा कब बनकर तब तैयार हुई थी? तो ये हमारे तैयार हुई थी 26 जनवरी 1995 को। भारत में पहले चुनाव कब हुए थे? पहले चुनाव के बारे में पूछा गया है, तो ये हमारा हो जाएगा 1951, 1952, यानी देश आज़ाद होने के बाद के ये सबसे पहले चुनाव हुए हैं, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया है? तो ये पूछ रहा है, ये हो जाएगा हमारा 1953 में। पीली क्रांति किससे संबंधित है? ये क्रांतियों के बारे में पूछेगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? ये हो जाएगा हमारा तिलहन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति के बारे में पूछा गया है, तो मत्स्य पालन से, यानी मछली पालन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध हमारा दूध से। योजना आयोग की स्थापना के बारे में पूछ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी? तो ये हो जाएगा हमारा 1950 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पहली महिला थी वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या पूछी है, कितनी हो जाएगी? 7। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश को क्या कहा जाता था? पाकिस्तान के नाम से बोला जाता था, लेकिन ये हो जाएगा हमारा पूर्वी पाकिस्तान। भारत ने परमाणु परीक्षण करके स्वयं को परमाणु शक्ति का संपन्न राष्ट्र बनाया है। संपन्न राष्ट्र कब बनाया है? तो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए एंड बी। सोवियत संघ के उत्तराधिकारियों के रूप में सामने आया है, कौन आया है? ये हो जाएगा हमारा रूस। पाकिस्तान ने भारत पर कब कब आक्रमण किया है? तो 1971, 1965, 1999, तो उपरोक्त सभी। श्रीलंका की सीमा किस महासागर से मिलती है? श्रीलंका की सीमा के बारे में पूछा गया है, तो ये है हमारी हिंद महासागर। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? बांग्लादेश आया हमारा 8 दिसंबर 1971 को। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। संविधान सभा का क्या कार्य है? बांग्लादेश के निर्माण में भारत की क्या भूमिका रही है? कूटनीतिक आंदोलन क्या होता है? तो ये इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ लेना आपने। ओके, थैंक यू। ये थी आपकी पूरी हिस्ट्री की वीडियो।